We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ट्रंप का ट्रिपल अटैक, फंस गया चीन। तो ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई किसी कूटनीतिक चाल से कम नहीं दिख रही। अमेरिका जो दिखाना चाह रहा है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक ट्रंप के मंसूबे नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर टिकी हुई है। ईरान के साथ लड़ाई में मलक्का की एंट्री अचानक नहीं हुई है। इसके पीछे राष्ट्रपति ट्रंप की सोची समझी रणनीति सामने आ रही है। अमेरिका ने इस साल की शुरुआत से ही एक एक करके कई देशों को अपने निशाने पर लिया है और ये पूरी जंग तेल को लेकर ही खड़ी हुई है। कैसे, वो भी आपको समझाएंगे। लेकिन इस मुद्दे के बीच ये सवाल है कि आखिर यूनाइटेड स्टेट इन सभी हमलों से सीधे तौर पर कहाँ निशाना साध रहा है। तो अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में जहां पहले वेनेजुएला पर हमला किया, फिर ग्रीनलैंड को धमकी दी और 28 फरवरी को ईरान के साथ युद्ध छेड़ दिया और अब ट्रंप की नज़र मलक्का पर टिकी है। लेकिन इन हमलों के पीछे अब ट्रंप की गहरी प्लानिंग नज़र आ रही है। क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप के निशाने पर वेनेजुएला या ईरान नहीं बल्कि चीन है। ट्रंप ने चीन को चारों तरफ से घेरने का प्लान बनाया है। जानकारों का कहना है कि इससे पता चलता है कि यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास एक प्लान है। हालांकि ज़्यादातर आलोचक इससे शायद सहमत ना हो, लेकिन ट्रंप ने इस प्लान का मकसद चीन पर सीधे मिलिट्री टकराव के बजाय तेल सप्लाई लाइनों को दबाकर रणनीतिक बढ़त हासिल करना है। इसका आइडिया ये है कि एनर्जी की सप्लाई रोककर धीरे धीरे बढ़ते दबाव के जरिए बीजिंग को जाने वाली कच्चे तेल के शिपिंग लाइनों को पूरी तरह से रोक दे। वेनेजुएला एक टेस्ट केस था। ईरान ने इस रणनीति को और भी बढ़ाया, वहीं मलक्का शायद इसे पक्का कर देगा। अमेरिका ने जनवरी 2026 में वेनेजुएला पर हमला किया और अमेरिकी सेना इस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कैद करके अपने साथ ले गई। अमेरिका ने वेनेजुएला में इस रणनीति को बहुत सफाई से अंजाम दिया और अब यूएस का वेनेजुएला के 300 अरब बैरल से ज़्यादा तेल पर कंट्रोल है। लेकिन वेनेजुएला पर हमले से पहले स्थिति ये नहीं थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जनवरी की शुरुआत में वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुए हमले से पहले चीन प्रतिबंधित वेनेजुएला का कच्चा तेल का सबसे बड़ा खरीदार था। वेनेजुएला में हर दिन करीब 9,21,000 बैरल तेल का उत्पादन होता था, जिसका 50 से 80% तेल चीन ही खरीदता था। इस तेल का अधिकांश हिस्सा टी पॉट रिफाइनरी में जाता था, जो कि चीन के पूर्वी तट पर स्थित प्रांत शेडोंग क्षेत्र में स्थित छोटे पैमाने की इकाइयां हैं, जो भू राजनीतिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और रास्ते में खरीदे गए कच्चे तेल को परिष्कृत करके महत्वपूर्ण बफर स्टॉक बनाती है। बीजिंग ने पहले ही खतरे को भांप लिया था। इसी वजह से उसने 2025 के आखिर में लाखों बैरल तेल पहले ही वहां से निकाल लिया था। बाजार विश्लेषक कैपलर के मुताबिक आपको बता दें कि चीन का वेनेजुएला से खरीदा हुआ लगभग 43 मिलियन बैरल तेल रास्ते में ही जमा था। वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका के अधिकार से चीन पर इनडायरेक्ट अटैक हुआ। जी हाँ, डायरेक्ट अटैक नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्ट अटैक हुआ, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अमेरिका ने फरवरी 2026 के अंतिम दिन 28 फरवरी को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया। इस हमले का कारण भी तेल ही था, लेकिन ईरान ने अमेरिका को उसी के जाल में फंसा दिया और हॉर्मूज को ढाल बनाकर लड़ाई की कमान को अपने हाथ में ले लिया। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत इजराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर इतना बड़ा हमला किया कि इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के साथ कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौत हो गई।
लेकिन ईरान ने अमेरिका, इजराइल दोनों देशों को इस हमले का जवाब दिया। अमेरिका को उम्मीद थी कि ये लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान ने यूएस को अपने जाल में फंसा लिया और अमेरिका किसी भी तरह से इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और इस पर कब्जा करके अमेरिका को जाल में फंसाता चला गया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उन्हीं जहाज़ों को जाने दिया जिन्हें वो निकलने देना चाहता था। ईरान ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज में पानी के अंदर बारूदी सुरंग बिछा रखी है, जिसका रिमोट कंट्रोल उसके पास ही है। ऐसे जहाज़ों का निकलना ईरान की मर्जी के बिना काफ़ी मुश्किल हो गया। अमेरिका ने इसके बाद हॉर्मुज पर अपना अधिकार जमाने के लिए अमेरिकी नौसेना को भेजा और राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा भी किया कि उन्होंने ईरानी नौसेना के जहाज़ तबाह कर दिए हैं और बारूदी सुरंग के खात्मे का काम भी शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हम दुनिया के लोगों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित रास्ता देंगे, जिससे जहाज बिना किसी रुकावट के या डर के वहां से गुजर सके। मलक्का जल डमरू मध्य इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। ये सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं अब कि आखिर ये मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या है, यानी कि मलक्का जलमडरू मध्य क्या है। आसान भाषा में समझाते हैं आपको। दरअसल मलक्का इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच स्थित है। ये सिर्फ एक और शिपिंग मार्ग नहीं है, बल्कि खाड़ी और अफ्रीका से पूर्वी एशिया की ओर जाने वाली ऊर्जा आपूर्ति के लिए ये सबसे छोटा और सबसे सस्ता मार्ग है, रास्ता है। और ठीक इसी निर्भरता ने लंबे समय से बीजिंग को चिंतित कर रखा है, परेशानी में डाल रखा है। चीनी योजनाकारों के लिए इससे समीकरण ही बदल जाता है। भविष्य में किसी भी संकट की स्थिति में, चाहे वो ताइवान को लेकर हो, दक्षिण चीन सागर को लेकर हो या फिर मध्य पूर्व से फैलने वाले तनाव के कारण हो, बीजिंग को ये मानकर चलना होगा कि उसकी ऊर्जा की महत्वपूर्ण आपूर्ति पर अमेरिका और इस क्षेत्र में उसके सहयोगी वास्तविक समय में नज़र रख सकते हैं और उसकी निगरानी कर सकते हैं। चीन के तेल आयात का करीब 80% हिस्सा इसी संकरे गलियारे से होकर गुजरता है। जी हाँ, इसी निर्भरता ने लंबे समय से बीजिंग को चिंता में डाला है। साल 2003 में तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू जिताओ ने मलक्का दुविधा यानी कि मलक्का डायलिमा शब्द गढ़ा था। ये एक स्पष्ट स्वीकारित शब्द थी। चीन का आर्थिक उत्थान एक ऐसे समुद्री चेक पॉइंट यानी कि संकरा मार्ग से जुड़ा था जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। जी हाँ, किसी संकट की स्थिति में इस जलमार्ग की निगरानी की जा सकती थी, इसे बाधित किया जा सकता था या प्रतिद्वंदी शक्तियों की तरफ से इसे पूरी तरह से अवरुद्ध भी किया जा सकता था। 2 दशक बाद भी चीन के लिए यह जलमार्ग संवेदनशील बना हुआ है। मध्य एशिया और रूस से आने वाली पाइपलाइनों, म्यांमार के रास्ते बनने वाले मार्गों और विदेशों में बंदरगाहों के एक नेटवर्क, जिसे अक्सर मोतियों की माला यानी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है। इन सभी में भारी निवेश के बावजूद चीन की अधिकांश ऊर्जा आपूर्ति अभी भी समुद्र के रास्ते और विशेष रूप से मलक्का जलमडरू मध्य से ही होती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। सिर्फ इस युद्ध के बीच एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है, बल्कि लाल सागर और अब मलक्का का नाम भी सामने आने लगा है।